आज हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु वाजपेयी जी हैं और हम लोग वर्तमान दौर में छात्र राजनीति किस दिशा में है, किन सवालों पे है, इन सब पर बातचीत करेंगे। क्योंकि आप जो है छात्र आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं हमारे प्रदेश के, और बहुत सारे संघर्षों में इनकी एक भूमिका हुआ करती थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो ये सक्रिय रहे ही हैं, लेकिन प्रदेश की छात्र राजनीति में कोई एक ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पर आपने काम ना किया हो। तो सुधांशु भाई, ये बताएं कि आज के दौर में जब आप देखते हो कि छात्र संगठन तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने बना रखे हैं, क्या इश्यूज़ उनके केंद्र में आपको दिखाई देता है? देखिए, दिक्कत आज यही हो चुकी है कि छात्र संगठन तो हैं लेकिन छात्र आंदोलन नहीं। छात्रों के अधिकांश सवालों पर ये संगठन आज चुप हैं। एसएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में तमाम छात्र उतरे, लेकिन उस पर कोई भी छात्र संगठन नहीं दिखा, एकदम सन्नाटा दिखा। तो आज जो छात्र संगठनों की भूमिका थी कि समाज में कोई भी सवाल होता था तो पहला हस्तक्षेप अगर कहीं से आता था तो विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों की तरफ से, वो आज ख़त्म हो चुका है। इसमें एक और सवाल बनता है कि बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से शिक्षा का बजट सरकार लगातार घटा रही है, और अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का एक सवाल खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखने में आया है कि सरकार की नीयत है कि वो तमाम प्राइमरी स्कूलों का मर्जर करे। अब मर्जर होगा आगे, कुछ राज्यों में प्राइमरी स्कूलों को बंद भी किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा शिक्षा का मॉडल क्या है, सरकार की नीतियों में अस्पष्ट है। अब ये सबको शिक्षा का मॉडल है या कुछ लोगों की शिक्षा का मॉडल है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जिस तरीके की पॉलिसी आज चल रही है उत्तर प्रदेश के या पूरे देश में, हम कह सकते हैं असल में सरकार की दिशा ये है ना कि जिम्मेदारी, मतलब जो इससे पहले वेलफेयर स्टेट की बात थी, वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से इनको ये सरकार भागना चाहती है कि लगभग पलायन कर ही चुकी है। तो वेलफेयर स्टेट में ये है कि भाई ये था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती थी। आज सरकार इन सारी जिम्मेदारियों से भाग रही है। शिक्षा का बजट लगातार कम हो रहा है और गवर्नमेंट एजुकेशन को लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है कि किस तरीके से मतलब ये काम इस तरह। और वही स्वास्थ्य का हाल है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की। दुनिया में पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे बड़ा एक कंट्री है लग्जमबर्ग ने अपने स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन रखा है। और एक गरीब देश है क्यूबा, उसने भी अपने स्टूडेंट्स के मामले स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन रखा है। नार्वे है, एक यूरोपियन कंट्री, विकसित राष्ट्र है, उसने भी अपने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रखा है। सिंगापुर ने भी रखा है, चाइना ने भी फ्री एजुकेशन रखा है। तो ये फ्री एजुकेशन एक बेहतर मानवीय संसाधन पैदा करता है, और जो देश को विकसित बनाने में उन मानवीय संसाधन का इस्तेमाल होता है। सरकार को इतनी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षा जो है सिर्फ रोजगार पैदा करे, ऐसा ही नहीं है, शिक्षा समाज बनाने का भी काम है। तो शिक्षा एक जिम्मेदारी के बतौर सरकारें क्यों नहीं लेना चाहती हैं? क्या कारण आप देखते हैं कि वो शिक्षा से अपना हाथ धीरे धीरे खींच रहे हैं? देखिए, समस्या ये है मनसा क्या है। जब कोई भी देश अपनी जनता को, अपने लोगों को एक जिम्मेदारी की बतौर लेता है, यानी उन्हें संसाधन समझता है, कि तब वो इस दिशा में काम करता है। जिन भी देशों का, अभी आपने क्यूबा हेल्थ के मामले में पूरी दुनिया में आदर्श, बहुत छोटा सा देश है, तो वहाँ जनता के प्रति सरकार अपनी जवाबदेही मानती है, वहाँ वेलफेयर। लेकिन जब सरकार जहाँ व्यवसायी बन जाए, सरकार का तर्क क्या था उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने का? प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है। मज़ेदार आप बात देखिए, हमारी सरकार कहती है हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम करना है, दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं
जापान में अभी पिछले दिनों खबर थी कि एक बच्चे को लेने के लिए ट्रेन जाती है। आप विश्वगुरु तो बनना चाहते हैं, लेकिन विश्वगुरु जैसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार एक व्यवसायी की तरह काम करना चाहती है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। सरकार जहाँ चाहती है कि वहाँ जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ क्वालिटी हेल्थ हो, वहाँ देती है। और जहाँ नहीं चाहती, जैसे भाई नवोदय तो सरकारी है, केंद्रीय विद्यालय सरकारी है, आर्मी स्कूल सरकारी है, लेकिन वहाँ चल रहा है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के एलिट क्लास के बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूलों में गरीब ग्रामीण बच्चे जाते हैं। तो सरकार दरअसल इस देश की 80% जो आबादी है उसका इस तरीके से चाहती है कि वो लेबर रहे, अनस्किल्ड लेबर के तौर पे रहे, वो उस एलिट क्लास में ना पहुंच पाए, ये बैरियर की तरह खड़ा करने की कोशिश। कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि यहाँ का वंचित तबका जो है वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से महरूम रहे। और वंचित तबका में भारी संख्या में अकलियत के लोग हैं, दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ST SC OBC वर्ग इसमें भारी संख्या में शिक्षा से। अभी मैं आंकड़ा भी देख रहा था तो उसमें सबसे खराब स्थिति तो दलित समाज के लोगों की है, जहाँ पर ग्रेजुएशन जो स्कूल ड्रॉप आउट है सबसे ज़्यादा है। मतलब मैं ये देख रहा था, मुझे जानकर भी आश्चर्य हुआ कि आपको आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब आप कम से कम कक्षा 10 पास होंगे, और स्कूल 10 तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या 68% भी नहीं है। 68% बच्चे जो है वो कक्षा 10 तक की शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं दलित तबके में। तो जहाँ ज़्यादा स्कूल खोलने की बात करनी चाहिए थी, जहाँ नए विश्वविद्यालय बनाने की बात करनी चाहिए थी, वहाँ पे अब स्कूलों को धीरे धीरे सिंगनाइज करने की बात हो रही है। अब सवाल इतना है कि जो हम आम भारतीय हमेशा पूछते रहते हैं, विकल्प क्या है हमने, और कैसे बनेगा विकल्प? देखिए, जहाँ तक विकल्प की बात है, वो क्या है, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये जिस वर्ग की समस्या है, मैं तो इसमें बस एक छोटी बात जो मतलब मैं आज महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ, मुझे लगता है कि 90 से अब तक जो मिडिल क्लास बना, जो मिडिल क्लास नाम की चिड़िया है, आने वाले वो दिनों में वो गायब हो जानी है। मैं इस दौर में अपने अगल बगल अक्सर लोगों से देखता हूँ कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि एक झटके में पैसा आ जाए। ये जो झटके से पैसा लाने का ख्वाब, ये जो विचार डाला जा रहा है, ये मतलब इस भ्रम में अभी बहुत सारे लोग खतरनाक विचार है। हाँ, ये इतना खतरनाक विचार है कि इसमें जो सोसाइटल रेट है, अगर आप उसका अध्ययन करें, उस डेटा का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि ये वही विचार है कि जिसमें हम अपनी एक ख्वाबों की दुनिया बनाते हैं, और जब हम उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं तो एक डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, और वो डिस्कम्फर्ट हमको कितना नकारात्मक बना सकता है वो हम सोसाइटल डेटाज में देख सकते हैं। आज एक बड़ी आबादी रील बना रही है। एक बड़ी आबादी का ये है कि अरे यार ये ब्रोकरशिप वो कर लो, ये कर लो, शेयर मार्केट में लगा दो, ये कर दो। यानी एक पूरी वर्चुअल दुनिया है जिसमें उसको ये लगता है कि एक झटके में हम करोड़। तो ये अभी जो ये एक झटके में करोड़पति बनना जो है वो नुस्खे भी सिखाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अभी भी मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं खोज पाए। बिल्कुल, एकदम सही बात है। जो मेहनत से जो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, एक पौधे को देखिए, जब वो बीज होता है, बीज से जब तक वो बड़ा पेड़ बनता है, उसकी जो यात्रा है, उस यात्रा को आप चाहते हैं कि वो यात्रा ही खत्म हो जाए। तो यात्रा खत्म हो जाएगी तो दुनिया डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। तो ये बात हमको समझना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं। तो ये जो चकाचौंध है, ये जो पूंजीवाद का गुब्बारा है, जो अभी भ्रम जो दिख रहा है, जब ये फूटेगा, जब ये, तो मुझे लगता है कि अभी उसके बाद ये दौर है कि तब इस बात को लोग अभी ज़्यादा यकीनी तौर पे समझेंगे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं। तब जिस तरीके से उस दौर में भाई मजदूर वर्ग ने ही रिवॉल्यूशन की। आपको लगता नहीं है कि विकल्प तो हमेशा मौजूद रहता है? विकल्पों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि आप किन विकल्पों का चुनाव करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तब भी आपके पास एक विकल्प होता है और आप उस विकल्प का चुनाव करते हैं। नहीं, ये तो जैसे जैसे हाँ, जैसे माफ करिएगा, हाँ। यथास्थितिवाद क्या है? यथास्थितिवाद ये है कि यथास्थिति के साथ खड़ा होना भी आपका बिल्कुल, विकल्प बिल्कुल। है। आपने उस विकल्प का चुनाव किया है, या बदलाव के पक्ष में खड़ा होने का विकल्प आपने चुना है। तो विकल्प से रिक्त कभी दुनिया होती नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात करके हम लोग अपना ये डिस्कशन क्लोज करेंगे। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि नाउमीदी के बहुत सारे कारण हैं। उम्मीद के कुछ कारण आपको दिखते हैं कि जिस तरीके से मजदूरों के तमाम संगठनों ने मिलकर एक एका बनाई है, क्या स्टूडेंट्स के तमाम संगठन मिलकर शिक्षा और रोजगार के सवाल पे ऐसी एकता बना सकते हैं क्या? मैं बहुत उम्मीद की तरह देखता हूँ कि देखिए, सरकारें हमेशा कहती हैं देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टीना, लेकिन अल्टरनेटिव हमेशा होते हैं, विकल्प बिल्कुल। हमेशा होते हैं, और जनता के बीच से ही विकल्प निकले हैं। बिल्कुल वैक्यूम कभी नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये जो त्रासदी है, ये स्वाभाविक रूप से इसमें विद्रोह के भी अंकुर हैं, इसमें परिवर्तन के भी अंकुर हैं, और ज़रूरत है उन अंकुर, ये जो नाउमीदी है, ये जो जितनी हताशा जो इस तरीके से बढ़, उसी के बीच में विकल्प खड़ा करना होगा। और यही है कि उस दिशा में काम करना होगा, कैसे छात्रों, नौजवानों को, और सरकारें कोई भी हो, जनता जिस दिशा में ले जाना चाहती है, जनमत का दबाव जिस तरीके से होता है, दो तरीके हैं। एक तो है मतलब सरकार जो करती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी सरकार अपने साधन संसाधनों द्वारा, मीडिया द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा अपना सहमति निर्माण कर रही है। वो जो बता रही है कि भाई यही सच है, जनता भी उसको स्वीकार कर रही है। लेकिन इधर नीचे ज़मीन से भी हमको वो बातें, वो तर्क जो अभी हम आप कह रहे हैं, वो ले जानी पड़ेंगे कि नहीं। सरकार की जवाबदेही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना, और उसको इसके लिए मजबूर करना।